कि मुझे लगता है कि वो शख्स मार देगा बेमौत जिंदगी को, रखता है जो छुपाकर अपनी हर एक खुशी को। वो शख्स मार देगा बेमौत जिंदगी को, रखता है जो छुपाकर अपनी हर एक खुशी को, और कागज की कश्तियों को रेतीले तट पर रखकर बहला रहे हैं बच्चे सूखी हुई नदी को। मित्रों, आपके चेहरे पर खिलखिलाहट के लिए, मुस्कुराहट के लिए मैं आवाज देता हूं रतलाम से हमारे बीच में आए दमचक मुल्तानी साहब को। दमचक मुल्तानी साहब पहली बार हमारे शहर में आए हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए मित्रों। हाँ, दमचक मुल्तानी साहब बहुत धैर्यवान श्रोता हैं। मैं आपके बीच में कोई ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक कविता सुना रहा हूँ। पसंद आई एक दो और सुनाऊँगा, और नहीं आई तो जब तक पसंद नहीं आएगी तब तक सुनाऊँगा। मेरा काम यही हो गया। मित्रों, ये जालोर की धरती है। आज से 300-400 साल पहले रतन सिंह राठौड़ जालोर से गए थे, रतलाम बसाया। हमारे पुरखे में गजराज सिंह राठौड़, मेरे पुरखे इसी धरती से गए थे 300-400 साल पहले। मैं आज कोई कविता सुनाने नहीं आया, मैं केवल जालोर की धरती को प्रणाम करने आया। अच्छा है, वाह वाह वाह। तो मेरे घर में, मेरे अपनों के बीच मेरी कविताओं का जो सम्मान होना चाहिए वो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। मेरी कविता के बीच में कोई श्रोता नहीं जाए। ये कुछ बाल श्रोता बैठे हैं, इनसे जरूर अनुरोध है कि ये घर जाएं और घर जाकर उनको भेज दे जिन्होंने इनको भेजा। अच्छा, वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता हैं, इतने अच्छे श्रोता हैं सिंदल जी की, इनका तो निर्यात किया जाना चाहिए। ये कुछ श्रोता तो मेरे सामने ऐसे जम के बैठे हैं जैसे ससुराल में जमई साहब बैठते हैं। अच्छा, जमई भी दो तरह के होते हैं, एक जमई होता है, दूसरा घर जमई होता है। मैं कलकत्ता कवि सम्मेलन में गया, वहाँ मुझसे एक ने पूछा, धमचक जी ये घर जमई किसे कहते हैं? मैंने कहा दुल्हन के बाप को दूल्हे, उसे हम ब्याई कहते हैं। विवाह से पूर्व कांटेक्ट को सगाई कहते हैं। आदमी जिस खूंटे से बंधे उसे लुगाई कहते हैं, और लुगाई के घर रहे उस गधे को हम घर जमाई कहते हैं। अच्छा है। अच्छा, जिसने ताली नहीं बजाई समझ लो घर जमाई। अच्छा, कविता सुनाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं कोई गीत वीत नहीं गाता, गीत कवित्री गाती है, क्योंकि इनकी आवाज बांसुरी जैसी होती है, अपनी तो बांसुड़े जैसी है। इसलिए कवित्रियां गजल सुनाती है, मैं गजला सुनाता हूं। अब आप कहेंगे कि क्या फर्क होता है गजल और गजले में? तो भाई साहब उतना ही फर्क होता है जितना बांसुरी और तबले में। अब बांसुरी चूमी जाती है और तबला ठोका जाता है। बात आपको समझ में आई तो पूरा सदन एक बार जोरदार ताली हो। अच्छा, आपका समर्थन मुझे मिल गया, समझ लो रात भर सरकार टिकी रहेगी। अच्छा, कविता सुनाने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक कश्मीर आश्मीर पे भी नहीं सुनाता। ये बहुत सारे कवि कहते हैं साहब कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अरे भाई, जो चीज अपनी है उसके लिए रोज क्या चिल्लाना? जैसे अपने पिताजी हैं तो क्या अपन रोज मोहल्ले में चिल्लाते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी?
अच्छा, रोज चिल्लाओ तो लोगों को शक होता है कि है भी कि नहीं है। अरे अपन पाकिस्तान पे भी नहीं सुनाते। पाकिस्तान है कितना बड़ा, जितनी वहां की जनसंख्या उतने लोग तो अपने यहाँ जेलों में पड़े रहते हैं। अपन कैदियों से कह दो तुम्हारी सजा माफ, तो दूसरे दिन पाकिस्तान। एक विराट कोहली बहुत है, उनको निपटाने के लिए मैं आपको हंसाना चाहता हूं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत है। अच्छा, ये संचालक जी मुझसे कह रहे थे कि धमचक जी कोई अच्छी कविता सुनाना, नहीं तो श्रोता चले जाएंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, एक भी श्रोता नहीं जाएगा। अरे किसमें इतनी हिम्मत जो आधी रात में घर जाकर अपनी सोती हुई शेरनी को जगाएगा। अच्छा। अच्छा, मेरा कथन बिल्कुल सच्चा है, और शेरनी की मान में जाने से तो रात भर यहीं बैठे रहना अच्छा। अच्छा, कवि सम्मेलन में जाते हैं साहब, कई तरह के लोग मिल जाते हैं, कविताएं बन जाती है। एक मित्र बोले धमचक जी, विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा भरता है? वो बोला बताइए ऐसा क्यों करता है। हमारा एक मित्र बोले धमचक जी, आदमी औरत की मांग में सिंदूर इसलिए भरता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। अच्छा, जिस लड़की की शादी हो रही होती है उसके आसपास 3-4 कुंवारी लड़कियां घूमती है। वो इसलिए घूमती है ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है उसके आसपास के प्लॉट अभी खाली है। अच्छा, आदमी की मांग में सिंदूर नहीं भरते क्योंकि वो तो गोचर भूमि है, और गोचर भूमि की रजिस्ट्री नहीं होती है। तो एक मित्र बोले धमचक जी, विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा भरता है? वो बोला बताइए ऐसा क्यों करता है। मैंने कहा इसमें कोई क्या करे, अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे। अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे, फिर सीमेंट का कलर हरा होता है, सिंदूर का कलर लाल होता है, जिसे भरने के बाद आदमी पहली बार हलाल होता है। और हलाल होने की पहली शर्त है, हलाल होने की पहली शर्त है कि आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरे, फिर जीवन भर उसके मांग की पूर्ति करे, और बेचारा करता है, और जो नहीं करता है वो जीवन भर अटल बिहारी रहता है। अच्छा, शादी का नाम सुनते ही कुंवारों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादीशुदा के मन में बवंडर उठने लगते हैं। एक बार मैंने कुंवारे से कहा कि यार अब तो बीवी लिया। वो बोला सोच तो मैं भी रहा हूं मगर किसकी लाऊं। अच्छा, एक लड़का लड़की देखने के लिए गया। अब लड़की से बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले, बड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला कि दीदी तुम कितने भाई बहन हो। लड़की बोली अभी तक तो 3 थे, तू आ जाएगा तो 4 हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे, और बहुत अच्छी बात है कि अपना आप मोबाइल बंद करके कविताएं सुन रहे हैं, नहीं तो मोबाइल बड़ा डिस्टर्ब करता है। रात को 2 ही तरह के मोबाइल आते हैं, एक तो उधार का, दूसरा जुगाड़ का। न तो ये उधार वाले हैं न जुगाड़ वाले हैं। अच्छा, मोबाइल क्या बहुत कॉमन चीज हो गई साहब। एक लड़की जा रही थी, उसके मोबाइल में मिस कॉल आया, उसने पीछे मुड़ के देखा, देखो बाबा चले आ रहे हैं। उसने पूछा क्यों बाबा, ये मिस कॉल आपने दिया? बाबा बोले नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। अच्छा, इतना कॉमन हो गया मोबाइल का। एक भिखारी मेरे पास आया, बोला बाबूजी पैसे दीजिए। मैंने कहा यार तो भिखारी तो नहीं लगता। वो बोला आप कौन से बाबूजी लगते हैं। तो ये भिखारी से कई तरह की बातें निकल आती है। इस बीच में हमारे यहाँ देखो, आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ चाय भी पिलाई जाती है।
पिला दो पीछे से पिला। तो ये अच्छा मोबाइल बंद करके आप कविताएं सुन रहे, बहुत अच्छी बात। अच्छा मोबाइल क्या है कि आदमी बहुत आजकल, पहले तो बहुत सुविधा होती थी मोबाइल से, मगर अब मोबाइल इतना डिस्टर्ब करता है कि देखिए हमारे कलेक्टर साहब कविता सुनने आए हैं पर मोबाइल बार बार उनको बज ही रहा है। ये बात अलग है कि वो घर से नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पूरे जिले की व्यवस्था करना होती है। हमारे कलेक्टर साहब तो जितेंद्र, जिसने इंद्र को जीत लिया, इतने अच्छे कलेक्टर साहब हैं, आपके एसपी साहब हैं, तमाम लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इससे हमारा टेलीफोन अच्छा होता था, क्योंकि बार बार यहाँ तो टेलीफोन लाने से रहे, मगर टेलीफोन से भी क्या क्या समस्याएं हो जाती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोन से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। आप सब समझते हैं, जो फोन रखते हैं कई बार लगाओ कहीं और कहीं लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने केले वाले को लगाया, अब उसे क्या पता कि उधर से किसी दर्जी ने उठाया। हमारे इधर क्या केले गांव में दर्जन के हिसाब से देते हैं, 15 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, और जो दर्जी होता है उसकी पत्नी को भी लोग दर्जन कहते हैं। तो कैसे समस्या पैदा होती है कि एक बार एक व्यक्ति ने केले वाले को लगाया, अब उसे क्या पता कि उधर से किसी दर्जी ने उठाया। उसने केले वाला समझकर जैसे ही कहा कि शाम को मुझे 1 दर्जन चाहिए, उधर से दर्जी बोला अभी लट्ठ लेके आ रहा हूं, जरा अपना पता बताइए। अच्छा एक बार मुझे एक व्यक्ति फल वाले के पास गया, बोले केले कैसे दिए? बोले 5 रुपए का 1। बोले ठीक है 10 रुपए के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का 1। बोले 5 रुपए के 1 तो 10 रुपए के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का 1। बोले बेवकूफ, 5 रुपए के 1 तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकता। वो बोला तू ज्यादा ही समझदार है, तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकता। ये अजय भी अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे गया है, लोग फूल खरीदने के लिए चले गए साहब। एक व्यक्ति फूल खरीदने के लिए गया गुलाब का, तो गुलाब का नहीं मिला तो प्लास्टिक का ही खरीद लिया। कोई लड़की नहीं मिली तो हिजड़े को ही टिका दिया। हिजड़ा बोला नकली है, लड़का बोला तू कौन सा असली है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी को लगाया, अगला आप देखें, एक बार मैंने एक मंत्री जी को लगाया, उधर से जैसे ही उत्तर आया मैंने पूछा आप कौन? वो बोला मैं पीए बोल रहा हूं। अरे मैंने कहा तू पीए बोल रहा है और मैं बिना पीए बोल रहा हूं। अरे भैया जरा ढंग से जिंदगी जी, कम से कम दिन में तो मत पी। और पीने के मामले मुझे घटना याद आ रही है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल झांसी, वहाँ एक कवि सम्मेलन में मुझे चलने लगी खांसी, तो एक ठाकुर साहब मंच पर आए, धीरे से मेरे कान में फुसफुसाए, धमचक जी जरा मंच के पीछे आइए। और जब हम पहुंचे तो शराब की बोतल निकाल के बोले थोड़ी सी लगाइए। मैंने कहा किस लिए? वो बोले इसलिए कि इसके पीने से आपके बदन में फुर्ती आएगी, दूसरा आपको जो खांसी चल रही है वो चली जाएगी। मैंने कहा आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती है, भला शराब पीने से क्या खांसी जाती है? वे जल्ला कर बोले आप पिएंगे नहीं तो बात समझ में आएगी क्या? और इसके पीने से हमारी जागीरी चली गई तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या? अच्छा ऐसे ऐसे ठाकुर साहब मिल जाते हैं साहब। हमारे पड़ोस में एक ठाकुर साहब रहते हैं, मैं कहा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। दूसरे साल मैंने फिर पूछा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। तीसरे साल मैंने फिर पूछा ठाकुर साहब आपकी उम्र? बोले 36 साल। मैंने कहा 3 साल से ही 36 साल। वो बोले ठाकुर की जवान एक बार दे दी सो दे दी। तो ऐसी घटनाएं जीवन में घट जाती है, ये घटनाएं जीवन में घटती है, कविताएं बन जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, तमाम अधिकारी लोग बैठे हैं, इस जालोर महोत्सव में आपने इतना अच्छा कवि सम्मेलन बनाया। हरिओम पंवार साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े वीर रस के कवि, जो कवि ऐसे कवि जो हिंदुस्तान में ना कोई हुआ है और आने वाले कई वर्षों तक इस हिंदुस्तान में हरिओम पंवार जी जैसा कवि होना नहीं। ऐसे कवियों को हम लोग को सुनना, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि आपने एक संस्कार की धरती है। ये संस्कार राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे से अगर वीर भूमि राजस्थान को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचता है। उस राजस्थान में संस्कार की बात है, और ये कहना चाहता हूं, इसलिए कविता सुनाना चाहता हूं कि संस्कार की धरती से हिंदुस्तान में संस्कार फैलना चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि महानगरों में धन कविता सुनता है, मगर ये वो जालोर है जहां लोगों का मन कविता सुनता है। यह संस्कार की बात हो रही है। अच्छा कुसंस्कार फैल रहे हैं कलेक्टर साहब मुंबई से,
मैं बंबई का मामला बड़ा विचित्र है। अब बंबई में एक मित्र के यहाँ गया तो उसके 5 साल के बच्चे ने मेरे पैर छुए। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा संस्कारवान है। बोले देख नहीं रहे हो कितना सुंदर है, बाल देखो शाहरुख खान जैसे, गाल गोविंदा जैसे, आंखें ऋतिक रोशन जैसी, बॉडी सलमान खान जैसी। मैंने कहा एक बात बता, इसमें सारा मटेरियल दूसरे का ही है कि घर का भी कुछ लगा है? ये टीवी फिल्मों से मामला बिगड़ रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे संस्कार टीवी पर आ रहे हैं, चैनल पे ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्में आ रही है, ऐसे ऐसे दृश्य आ जाते हैं। आप परिवार के साथ जब सब बच्चे उन फिल्मों से ही सीख रहे हैं। एक बार टीवी पर फिल्म चल रही थी शोले, जैसे फिल्म खत्म हुई तो पति ने गब्बर सिंह के अंदाज में पत्नी से कहा कि छमिया हमको भी एक ठुमका दिखाई दो। तो उसका 5 साल का बच्चा बोल उठा, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। ये संस्कार चले आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे सीन आ जाते हैं कलेक्टर साहब, ये परिवार के साथ आप फिल्म में देख नहीं सकते। और ऐसा कोई सीन आ जाता तो पिता मारे शर्म के उठ के बाहर चला जाता है। ऐसे बेचारा उठ के बेचारा पिता बाहर चला गया तो थोड़ी देर बाद बच्चे ने अंदर से आवाज आई कि पापा जी आ जाओ, वो सीन गया। तो ये संस्कार टीवी फिल्मों से आ रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने चल गए, द्विअर्थी गाने चले साहब, उनके ऊपर पूरी फिल्म चल जाती है। और इन द्विअर्थी गानों का हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता है। हम कवियों का उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे अश्लील गानों के ऊपर कुछ ऐसा लिखा जाए जो ऐसा जनता को सुनाया जाए कि अश्लील गानों के ऊपर भी अच्छा कैसे लिखा जा सकता है। इसलिए कविता से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने चल गए जिनका कोई अर्थ नहीं, अर्थ निकालो अनर्थ निकल आता है। एक गाना चल गया साहब, बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। अरे तू जालोर तो आई ही नहीं। यहाँ आती तो तेरा काम हो सकता था। अरे अच्छा, इन गानों के ऊपर सबसे पहले हमारे वयोवृद्ध कवि हमारे इस संसार में चले, स्वर्ग की धरती चले गए, बहुत अच्छे कवि शैल चतुर्वेदी। सबसे पहले उन्होंने फिल्मी गानों पर कविता लिखना प्रारंभ किया। आज वो फिल्मों में भी काम करते थे, सीरियल में काम करते थे। आज वो फिल्मी गानों पर चलते चलते कविताएं बना लेते थे। एक बार मैं उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इतने में एक यात्री बोला कि रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। पीछे से शैल चतुर्वेदी जी बोले, देखता नहीं तेरे से वो 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं, वो तो मेरे लिए खड़ी है। तो ऐसे गाने चला। पिछले दिनों एक फिल्म चली, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। अब इस गाने को बच्चे बूढ़े नौजवान सब गाते हैं, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया कि आखिर ये कुछ कुछ कैसे होता है। मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा इंटरव्यू में आपको सुनाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने एक बुढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो बोला, इस बुढ़ापे में क्या खाक होता है? कुछ कुछ के अलावा सब कुछ होता है। फिर मैंने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माता जी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? अब माता जी का जवाब सुनना और आनंद लेना। मैंने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माता जी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? और बोबले मुंह से बोली, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, इस बुढ़ापे में किसी का साथ नहीं, ये बूढ़ा मन न हंसता है न रोता है, और इस बूढ़े शरीर में सब जगह से कुछ 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 होता है। इस बूढ़े शरीर में सब जगह से कुछ 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 होता है। फिर मैंने एक नौजवान कन्या से पूछा कि देवी क्या श्रीदेवी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो अपनी एक चप्पल निकाल के बोली, हाँ होता है, बताऊं? अरे मैंने कहा बताना है तो फिर चप्पल पहन कर ही बताइए। मैंने कहा बताना है चप्पल पहन कर ही बताइए, और कुछ कुछ कैसे होता है मुझे समझ में आ जाए इस तरह समझाइए। इतना सुनते ही वो मुस्कुराई, फिर मेरे पास आई और पास आकर बोली, भाई साहब जब बेटी जैसी बहू को जिंदा जलाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। वह बोली, भाई साहब जब बेटी जैसी बहू को जिंदा जलाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। पटेल व नेहरू वाली संसद में दागी मंत्रियों को बिठाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब शहीद आजम भगत सिंह आजाद को आतंकवादी बताया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब राजघाट पर झूठी कस्मों को खाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। और जब चोली के पीछे क्या है जैसे अश्लील गाने को सरेआम गाया जाता है और भारत माँ की वंदना पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तब मेरा मन भीतर से रोता है, फिर मुझे कुछ कुछ होता है, फिर मुझे कुछ कुछ होता है। वैसे ये गए नहीं थे, ये पूछने गए थे रमा जी से कि अगली कविता कौन सी पढ़ूं। धमचक भाई। सिंदल जी मैं बैठ नहीं रहा था, मैं तो अपनी मार्केट वैल्यू देख रहा था।
देखिए, हमें आज हरिओम पंवार जी को, आपको ही नहीं हमारा भी मन है कि इनको हम बहुत सुने और वहाँ तक हमें जाना है, इसलिए समय की मर्यादा भी कुछ होती है। आप हम कभी तो आपको बार बार मिल जाएंगे, पर हरिओम पंवार जी एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान का, जो यहाँ जालोर आ गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक, जैसे कई प्रकार की कविता है, एक व्यंग की कविता, अगर तमाम बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, मेरा मन हो रहा है कि एक व्यंग की कविता से भी आपको जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, छोटा सा एक छोटी कविता सुन लेते हैं कि एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। आप तो रोएंगे, आप तो हंसेंगे ही, रोएगा तो जिसको 4 हुए हैं ना। आप 4 बच्चों पे हंस रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम लालू, 9 बच्चे हो गए, फिर भी फैक्ट्री चालू। एक बार तो अमिताभ बच्चन ने हार्ड सीट पर बैठकर एक लड़के से पूछा, बताओ लालू यादव के कितने बच्चे हैं? 6, 7, 8, 9। लड़के ने कहा 9। अमिताभ ने कहा लाख कर दूं? लड़का बोला जल्दी से कर दो, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं है। और आप 9 बच्चे पे हंस रहे हैं। हमारे परिवहन नियोजन अधिकारी मित्र हैं, उनके 10 बच्चे। मैंने कहा परिवहन नियोजन विभाग के अधिकारी हो के आपके 10 बच्चे? वे बोले मैं परिवहन नियोजन विभाग में आने से पहले विकास अधिकारी था। तो एक महिला ने एक साथ ये प्रतिक्रिया, देखिए एक घटना घटती है, उस पर अलग अलग ढंग से अलग लोग प्रतिक्रिया करते हैं। मनोवैज्ञानिक कविता, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी बात करता है कि एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। इस घटना की अलग अलग हुई प्रतिक्रिया। कंजूस पति बोला, भगवान ये बहुत अच्छा हुआ, बार बार के झंझट से पिंड छुड़ाया, साथ में 3 डिलीवरी का खर्च भी बचाया। इतने में परिवहन नियोजन अधिकारी गुर्राया कि इस नारी ने भारतीय विधान को तोड़ा है, ऐसी महिला परिवहन नियोजन की राह का रोड़ा है। 4 बच्चे एक साथ, बढ़ती आबादी पर कितना बड़ा आघात। एक अगरदत्त आलोचक बोले ये तो महिला की मजबूरी है, सरासर डॉक्टर और नर्स की कमजोरी है। अरे प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे हो रहे थे, तब ये लोग क्या भांग पी के सो रहे थे? अरे एक के बाद अपनी कला दिखाते, परिवहन नियोजन के उपकरण काम में लाते। मैंने कहा क्यों नाहक परेशान होते हो, व्यर्थ दूसरों को दोष देते हो, यह सब ईश्वर की करामात है। इतने में एक मंत्री जी भभक कर बोले, ईश्वर की क्या खाक करामात है, 4 बच्चे होना मामूली बात है, फिर इस महिला की क्या औकात है, इसमें जरूर विरोधियों का हाथ है।